अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। आज पीडीएम का इजलास हुआ और जनाब आसफ जरदारी साहब ने जो है पीडीएम की ताकत के गुब्बारे से लगता है कि हवा जो है वो निकाल दी है। और जो गुफ्तगू आज उन्होंने पीडीएम के इजलास में की है वो यकीनन पीडीएम के दीगर शुरका के लिए भी एक झटका था। ज़ाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है एक सियासी फ़ैसले करती हुई आ रही है और इसके अंदर भी आज जरदारी साहब जो हैं वो इस्तीफ़े देने के मामले के ऊपर इनकारी हो गए और उन्होंने ये बात कही कि ऐसे फ़ैसले ना किए जाएं जिससे हमारी राहें जो हैं वो जुदा हो जाएं। और उन्होंने इस चीज़ को मशरूत किया। उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब आएँ पाकिस्तान, लड़ना है तो फिर लड़ें। मैंने 14 साल जेल में गुजारे हैं और फिर सबको जेल में जाना होगा। और इस सूरत हाल के लिए उन्होंने कहा कि हम लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन मेरा डोमिसाइल ज़रा मुख्तलिफ है। वो एक तंज़िया बात कर रहे थे और उन्होंने ये बात कही कि मियाँ साहब आप पंजाब की आवाज़ हैं, तो आप जो है आप आकर ज़रा इसको लीड करें। और उनका ये भी कहना है कि अगर हम पार्लियामेंट को छोड़ते हैं तो इससे इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान दोनों जो हैं वो मजबूत होंगे। आज की उनकी ये गुफ्तगू जो है यकीनन इस हवाले से अहम है कि आगे लॉन्ग मार्च की बात हो रही थी और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है उस पर भुट्टो साहब की बरसी और फिर रमज़ान का तज़किरा करके उसको महदूद करने की बात कर रहे थे। उन्होंने भी इस्तीफ़े देने की हवाले से ये बात कही थी कि एटम बम की तरह जो है वो इस्तेमाल किए जाने चाहिए। दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो भी सियासी गलतियों से गुरेज़ा नहीं है और अब उन्होंने एक आइनी इदारे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से जो है वो टक्कर ले लिया और ये बात कही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इज्तिमाई इस्तीफ़े दे दे। अब उसका एक तरीक़ाकार है, वो आइनी भी है और कानूनी भी है। और क्या हुकूमत जो है वो इस तरीके से उनसे इस्तीफ़े सिर्फ इसलिए मांग सकती है कि उन्होंने कुछ फ़ैसले जो हैं वो आज़ादाना किए हैं। और अगर एक इदारा जिसके इमरान खान साहब ख़ुद बड़े कायल रहे हैं आज़ादाना फ़ैसले करता है तो फिर उसको चलने क्यों नहीं दिया जा रहा। और अगर ये रीत और रवायत पड़ जाती है तो कल को फिर मियां नवाज शरीफ साहब वाला ही ये तर्ज़ अमल हो जाएगा कि जहाँ पे कोई रुकावट आए उस इदारे के साथ टकरा जाओ, चाहे उसका नतीजा जो है वो कुछ भी निकले। तो ये सूरत हाल जो है, क्या ये इब्तदाइया है? इमरान खान साहब भी जो एक इस वक्त फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं सेनेट इलेक्शंस को लेकर और डस्का इलेक्शन को लेकर, इस पर भी करेंगे बात। और ब्रेक के बाद स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी जो है उस हवाले से भी बात की जाएगी क्योंकि ये एक बड़ा इंतहाई अहम मसला है और IMF के दबाव के नतीजे के अंदर ये सारा मामला जो है वो होने जा रहा है। आपका अपने मेहमानों से तारुफ करवाते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, और मेरे साथ मौजूद हैं निसार खोड़ो साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। निसार खोड़ो साहब, मैं ज़रा आपसे शुरू करना चाह रहा था, ये फरमाइएगा कि आपको लगता है कि आज पीडीएम की जो कुव्वत है वो गैर मौसर हो गई है और अब अगर कुछ होता भी है तो बस वो होने वाला ही होगा? एक तरफ आप हुकूमत गिराने की बात करते हैं और दूसरी तरफ कोई ठोस राह अपनाने से भी गुरेज़ा हैं। हुकूमत गिराने वाली बात हमने कोई तनकीद बराए तनकीद के लिहाज से नहीं की, उन्होंने काम किया है और हम चुप रह नहीं सकते। गिराने की बात में हम हाथ पे जाने में कि लोगों की दाद रसी करने के लिए कोई तो हो मैदान में आए। अब रही बात कि पीडीएम एक स्टेज पे आई है, अपनी हैसियत मनवाने में काफी हद तक कामयाब हुई है और उसमें सारी पार्टियां दिलजोई के साथ एक दूसरे के साथ आगे चलने की कोशिश कर रही हैं। इशूज आते हैं, ऐसी नहीं बात कीजिए कोई इशू, कोई ओपिनियन तो हर पार्टी के अपने अपने होंगे क्योंकि ये अलायंस तो है नहीं, ये कोई मर्जर तो नहीं है। लेकिन निसार खोड़ो साहब, आप इस इत्तेहाद में चले गए जबकि आपको वाज़ेह तौर पे ये दिखाई दे रहा था कि आप मुस्लिम लीग नवाज़ और मौलाना फजल रहमान का जो बयानिया है वो बोझ आप उस तरीके से उठा नहीं सकते, ना उठाने के लिए तैयार हैं। देखिए, अगर मौलाना फजल रहमान साहब का बयानिया शुरू से ये है कि जी इस्तीफे और असेंबली में मत जाओ, तो हमने तो उस वक्त नवाज लीग को राजी कर लिया कि वो असेंबली में आ गए।
लेकिन अगर मौलाना साहब को याद पड़ रहा है कि जी 1977 में जो किया था कि जी हमने इलेक्शन के रिजल्ट नहीं मानने और उसके बाद हम वहां वो लोग पीएनए वाले रोडों पे आ चुके थे, उसका भी नतीजा ये होता है कि वहां एक मुज़ाकराती कमेटी बनी थी, नेगोशिएट कर रही थी और अपने अपने बना रही थी, वे आउट बता रही थी। वे आउट बनाने के लिए सब कुछ तैयार हो चुका था माहौल, फिर फायदा उठाया। नहीं, इसमें निसार खोड़ो साहब दूसरों की फीलिंग ये है कि आपने दबाव क्रिएट किया, उस दबाव से आप लोगों ने कोई सियासी मुफाद जो है वो हासिल किया। अब आप सड़कों के लिए तैयार नहीं हैं, आप चाहते हैं कि जो कुछ हो पार्लियामान के अंदर हो। ये पीडीएम के मंशूर में है कि हम पार्लियामेंट के अंदर और बाहर लड़ाई करेंगे। हमने इस वजह से ये कहा था कि इस्तीफे आखिरी हरबे के तौर पर इस्तेमाल होने चाहिए। हमने कब कहा कि जी हम कोई और बात नहीं कर रहे हैं, हम कोई ठोस इक़दाम नहीं कर रहे। अगर लॉन्ग मार्च का है तो लॉन्ग मार्च की तैयारियां शुरू हो गई हैं। रही बात की इस्तीफे या बात क्या, हमने दे दी कुर्बानी, उसके बाद क्या? ये ठीक है कहना कि बस उसके बाद नई इलेक्शन हो जाएंगे, लेकिन बाई इलेक्शन भी हो सकती हैं। हमने मुनासिब समझा हर के सामने कहना कि अगर एक सूबे की हुकूमत को अगर तहलील भी किया जाए तो भी सेनेट के इंतखाबात रुक नहीं सकेंगे और हो जाएंगे, तो हमारी दलील को सबने मान लेना। इस्तीफे देने की जरूरत। निसार खोड़ो साहब मैं आता हूं। अच्छा, इसमें अब बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, हुकूमत जो है उन्होंने ये जो हरकत फरमाई है कि मुतालबा कर दिया है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो मुस्ताफ़ी हो जाए, ये किस किस्म का मुतालबा है? अच्छा अली ज़फ़र साहब ये फरमाइएगा कि अपोजिशन तो जो कुछ कर रही है, हुकूमत जो होती है, ज़ाहिर है जब जमहूरी हुकूमतें होती हैं तो तर्ज़ अमल जमहूरी होता है। अब ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से सिर्फ इसलिए मुस्तफ़ा होने का मुतालबा कर दिया गया है कि उन्होंने कुछ फ़ैसले जो हैं वो आज़ादाना लिए हैं और उस पर वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो फ़ैसले उनको पसंद नहीं आए हैं। एक आइनी अदारा है, क्या जमहूरी तर्ज़ अमल एक आइनी अदारे के साथ इस तरह की टकराव को मानता है? जी देखें, इससे पहले कि मैं इसका जवाब दूं आपको जी, अभी जो पीडीएम के बारे में आप बात कर रहे थे जी, उस पे मैं थोड़ा सा तबसरा करना चाह रहा था। पीडीएम मुझे लगता है कि चूंकि बहुत मुख्तलिफ जमातें हैं, मुख्तलिफ मैनिफेस्टोज हैं, मुख्तलिफ लीडरान हैं, उनके एजेंडाज और ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो मुख्तलिफ हैं, एक दूसरे से बिल्कुल अलग। तो मैं इंतजार कर रहा था कि कब वो शगाफ और ज्यादा होंगे और कब इनकी आपस में लड़ाई होगी और कब ये सेल्फ इम्प्लोड होगी। तो वो मेरा ख्याल है आपने देखा कि अब उसकी आज पहली जो मेजर दरार आई है और ऑलमोस्ट लड़ाई हुई है, वो लगता ये है कि जल्द अगले दिनों में आप देखेंगे कि पीडीएम नहीं रहेगी, वो खुद ही लड़ के इम्प्लोड कर जाएगी। ठीक है, तो ये मैं कमेंट करना चाह रहा था। आप जरा डॉक्टर साहब, बैरिस्टर साहब, मैंने इस पर आपसे जरा तफसील से बात करनी है, अब उस सवाल की तरफ आ जाइए। जी, अब मैं उस पर जवाब देता हूं उसका। देखें, ये सबसे पहले तो बड़ा क्लियर बात है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आईनी अदारा है, बिल्कुल दुरुस्त बात है, और उनको हटाने का तरीकेकार भी एक मखसूस कानून में ही और आइन में ही दिया हुआ है, और वो ये है कि उनको जिस तरह एक आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करते हैं, सिर्फ वही तरीकेकार है। लेकिन जब एक आईनी अदारा अपनी कारकर्दगी ठीक ना कर रहा हो, अपनी जो जिम्मेदारियां हैं वो ना निभा रहा हो, तो फिर एक पॉलिटिकल पार्टी को ये हक है, चाहे वो हुकूमत में हो या हुकूमत के बाहर हो, कि वो उसको कहे कि अगर आप काम नहीं कर सकते तो फिर आप इस्तीफा दे दें। ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है और ये डिमांड हर एक की जा सकती है। इसमें
ये डिमांड एकदम नहीं आई। आप देखें कि पहले हमने कोशिश की कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसके हाथ मजबूत हों, वो आजादी से काम करे। नहीं, अली जफर साहब यहाँ पर एक सवाल है, अली जफर यहाँ पे एक सवाल है। सवाल ये है कि आप ये कह रहे हैं कि 18वीं तरमीम जब आई तो उसने जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसको मजबूत किया है, और जाहिर है कि रिविजिट करने की गुंजाइश जो है वो हो सकती है, लेकिन एक आइनी इदारा जो है उसका, जैसे आपने कहा कि उसका आइनी तरीक़ाकार जो है वो भी दर्ज है। क्या आप एक ये बात कह के इस हकीकत को झुठला सकते हैं कि ये एक सियासी तकाजा है जो किया जा रहा है? ये बिल्कुल सियासी है, क्योंकि इसको, और जरूरी है, दोनों चीजें हैं। क्योंकि आप एक एक्सट्रीम स्टेप नहीं लेते एकदम से आप फैसला नहीं कर देते कि आप रेफरेंस करके रिमूव कर दें, लेकिन आप जरूर कह सकते हैं इदारे को कि जनाब आप क्योंकि अपना काम दुरुस्त नहीं कर रहे, इससे बेहतर ये है कि आप रिजाइन कर जाएं ताकि दूसरे लोग आ जाएं और वो बेहतर काम चला सकें। क्योंकि इंस्टीट्यूशन ने तो रहना है, जहां तक इंस्टीट्यूशन का ताल्लुक है वो तो आजाद और आईनी इंस्टीट्यूशन है, लेकिन उसके मेंबरान जो हैं उनको अगर वो तब्दील होते हैं या वो अपना काम नहीं कर सकते और रिजाइन करके जाते हैं और नए ज्यादा स्ट्रॉन्गर लोग आते हैं जो कि बिल्कुल आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक काम करना जानते हैं, तो फिर उसमें हर्ज नहीं होता। नहीं, इसमें अली जफर साहब ये फरमाइएगा कि इस वक्त जो हैयत है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, जो भी चेयरमैन हैं, जो भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, ये किसकी बनाई हुई है? ये मेंबरान किसके बनाए हुए हैं? देखिए, बिल्कुल जो तरीकेकार है अपॉइंटमेंट का वो भी मुशावरत से होता है। इसमें जो प्राइम मिनिस्टर हैं और जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है उनकी कंसेंट से ये होता है, उनकी मुशावरत से होता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप किसी को अपॉइंट करें अपनी पसंद से और फिर कल को जाके वो अगर कारकर्दगी ठीक ना कर रहे हो तो आप उनको ताहयात आप कहेंगे कि जी बिल्कुल ठीक है। आप ये देखें कि जब जजेस की भी अपॉइंटमेंट होती है उनको भी 1 साल या 2 साल दिए जाते हैं इनिशियल, और अगर वो काम ना करें तो फिर उनको कंफर्म नहीं किया जाता। नहीं, इसमें मतलब अली जफर साहब ये फरमाइएगा कि क्या ये मामला जो है ये सिर्फ डस्का इलेक्शन और सेनेट के इंतखाबात में वज़ीर आज़म की नाराज़गी है, या ये कि फॉरेन फंडिंग केस जो है वो भी अब नज़दीक लगा हुआ है, तो वो भी एक एहसास है कि उसके नतीजे में तो हुकूमत का धरम तख्ता भी हो सकता है? नहीं, देखिए जी, मेरी नजर में इसमें सिर्फ डस्का का इलेक्शन या सिर्फ सेनेट का इलेक्शन भी नहीं है, बल्कि एक और भी इसमें इशू है इन्वॉल्व, और वो बहुत बड़ा इशू है। काफी सारे मसाइल तो जो अभी हुई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस उसमें जिक्र किया गया, लेकिन मैं उसमें ऐड करता हूं कि एक इशू ये भी है कि हमारा एक मौकफ बड़ा क्लियर है पीटीआई का कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि वो इलेक्शन को साफ शफाफ बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें और जो वोट्स हैं उनको ट्रेसेबल करें। यानी कि बेशक सीक्रेट बैलेटिंग रखे जब तक आइन कहता है कि सीक्रेट बैलेट होने चाहिए, लेकिन उनको बैलेट्स को ट्रेसेबल कर दें ताकि अगर कोई करप्शन की इल्जाम आता है या कोई केस आता है तो उसमें ये देखा जा सके कि किसने किसको वोट किया था और क्यों किया था। लेकिन और यही सुप्रीम कोर्ट ने भी इशारा किया अपनी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उस पर भी काम नहीं किया। हालांकि हुकूमत का एक वक्त भी गया था उनके पास, कहा उस वक्त ने कि जनाब आप जो है हमारे पास टेक्नोलॉजी है आप ये इस्तेमाल करें। तो चले, वो पहले जब सेनेट का इलेक्शन हो रहा था तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नहीं हमारे पास वक्त नहीं है, लेकिन उसके बाद तो बड़ा वक्त था, अब तो बड़ा वक्त है, लेकिन कोई काम उस पर वो तैयार ही नहीं करने को। तो जब इस किस्म की बात हो, और डस्का का इलेक्शन आपने बड़ा एक प्राइम एग्जांपल कोट किया, उसमें आप देखें कि जहां इशू सिर्फ 20 कॉन्स्टिट्यूंसी 20 उनका था जो थे। नहीं, वो तो अली जफर साहब अब सुप्रीम कोर्ट में है मामला, उधर बात होगी, लेकिन गुजारिश ये है
कि मैंने जैसे जमहूरी रवैयों की बात की थी, ये एक जमहूरी निज़ाम है जो इस वक्त चल रहा है। इमरान खान साहब उसी निज़ाम के हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, और जब आप जमहूरी वज़ीर आज़म हैं तो रवैये जो हैं वो जमहूरी होने चाहिए। अगर आप इलेक्शन के तरीक़ाकार में तब्दीली चाहते हैं तो आइन में उसका रास्ता है, आप पार्लियामेंट का रास्ता क्यों नहीं इख्तियार करते? ये कि आइनी अदारे को ही आप बात शुरू कर देंगे, आप इस्तीफ़े दे दो, आपके पास रास्ता है ना, आप उसको उस रास्ते को अपनाइए और वो तरीक़ाकार जो है उसमें इस्लाह कीजिए कि किस तरीके से बेहतर इलेक्शन की तरफ बढ़ा जा सकता है। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि वो भी एक रास्ता है और वो रास्ता अपनाना चाहिए, और मैं काफी देर से कह रहा हूं और अब वक्त आ गया है कि पार्लियामेंट भी अपना रोल अदा करे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि पार्लियामेंट अपना रोल अदा करता रहे और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कुछ ना करे। तो इसलिए वो दोनों को साथ साथ चलना है, और अगर कोई मेंबर समझता है कि वो साथ नहीं चल सकते इस जो हमने शफाफियत लानी है इलेक्शन के प्रोसेस में, तो फिर जो डिमांड की गई थी कि वो रिजाइन करके चले जाएं, ये एक तरीकेकार होता है। और ये आप हर इंस्टीट्यूशन में देखते हैं कि ये इस तरह ही होता है। अगर कोई इंस्टीट्यूशन का मेंबर नहीं तैयार अपनी काम करने को और अपनी जो आईनी ड्यूटीज हैं और जो उनकी जिम्मेदारियां हैं वो निभाने के लिए तैयार नहीं है, तो वो फिर रिजाइन कर सकते हैं। नहीं, ये इसमें अली जफर साहब देखिए तजाद क्या है। तजाद ये है कि स्टेट बैंक के गवर्नर को आप इतनी ऑटोनॉमी दे रहे हैं सिर्फ इसलिए कि IMF की शर्त है कि उसको ना नैब कुछ कह सकती है, ना उसको FIA कुछ कह सकती है, मुकम्मल इम्यूनिटी है, कोई उसमें मुदाखलत नहीं कर सकता, हत्ता कि आप उसको हटा नहीं सकते। दूसरी तरफ आपका अपना एक आइनी इदारा है जिसको आइन तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, और उससे आप किस बुनियाद के ऊपर ये कह सकते हैं कि आप इस्तीफ़ा दो और घर चले जाओ? वो क्यों इस्तीफ़ा दें और घर चले जाएं? फिर आप रेफरेंस ले आए जो तरीक़ाकार है। ये देखिए, रेफरेंस एक एक्सट्रीम स्टेप है, वो भी देखी जा सकती है, लेकिन वो बिल्कुल एक्सट्रीम स्टेप होती है। आप पहले ऑप्शन देते हैं और आप जिक्र करते हैं कि भाई ये आपके मसाइल हैं, तो आप अगर नहीं आपका काम कर सकते तो आप रिजाइन कर जाएं। और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक और आपको बताऊं जो एक मसला है, वो ये है कि हर पॉलिटिकल पार्टी यही डिमांड कर रही है। आप देखिए, थोड़ी देर पहले हम सपोर्ट कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की सपोर्ट करें, लेकिन जो PDM है उनकी जमातें, हर लीडर उनका कुछ कह रहे थे इस्तीफा दो, कुछ कह रहे थे कि हम धरना करेंगे, कुछ कह रहे थे हम प्रोटेस्ट करेंगे, कुछ उनको चैलेंजेस दे रहे थे, उनको उनके खिलाफ बातें कर रहे थे। तो इसका मतलब यह है कि एक तरह से काफी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सेटिस्फाइड नहीं है किसी ना किसी वजह से। तो अगर इस किस्म की सिचुएशन में अगर कोई चेंज करना चाहे या कोई रिजाइन करना चाहे तो वो उसमें क्या हर्ज है। और यही डिमांड्स होती हैं हर इंस्टीट्यूशन के ऊपर, हर इंस्टीट्यूशन के ऊपर डिमांड्स दी जाती हैं। वो अलग बात है कि उनकी मर्जी है वो ना डिमांड नहीं। इसमें अली जफर साहब अब सवाल ये है कि अगर वो इस्तीफा नहीं देते, आपको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाना पड़ता है, आपके पास इतने ठोस शवाहिद हैं और इतने मौसर सबूत हैं कि जो उनको हटाए जाने में फैसला साज किरदार अदा कर सके। देखिए, रेफरेंस में सिर्फ तब ही जाएंगे अगर ठोस सबूत कानून के मुताबिक हों जो कि आप साबित कर सकें। अगर आपके पास सबूत है लेकिन वो कानून के मुताबिक आप अदालत में या रेफरेंस में या ट्रायल में साबित नहीं कर सकते या वो सफिशिएंट नहीं है, तो फिर आप नहीं जाएंगे। तो ये क्वेश्चन के क्या रेफरेंस में जा सकते हैं इस वक्त या नहीं जा सकते, इसका जवाब तो एग्जैक्ट सारी सिचुएशन एग्जामिन करके दिया जा सकता है। फिलहाल तो पोजीशन ये है कि जो हकायक हमारे सामने आए हैं और जो हमने जिसका तबसरा होता भी रहा है, जिसमें डस्का का इलेक्शन का केस है, जिसमें ये जो रेफरेंस जो रेप चल रही है एप्लीकेशन सेनेट के इलेक्शन के बारे में जो वीडियोस आए उनके ऊपर कोई अभी तक काम नहीं हुआ, जो आपके
टेक्नोलॉजी ना इस्तेमाल करने के इश्यूज हैं, ये सारे इश्यूज हैं जो कि आपके सामने हैं। लेकिन क्या वो सफिशिएंट है रेफरेंस के लिए, ये अभी सवाल, ये तो मजीद जब हम इन्वेस्टिगेट करेंगे इसको और देखेंगे तो फिर उसका जवाब दे सकेंगे। आप ये नहीं समझते कि ये महाजराई की जानिब जो है बड़ी तेज़ी से मामला बढ़ रहा है और ये आगे जाकर एक नई लड़ाई जो है उसके अंदर तब्दील हो जाएगा? जी देखें, डिमांड करना कि आप रूल्स बनाएं, आप साफ शफाफ इलेक्शन कराएं, आप फैसले सही करें, ये डिमांड में मेरा ख्याल है कोई किसी को किसी किस्म की ये ख्याल नहीं होना चाहिए कि ये कोई डिस्प्यूट की तरफ जा रहा है। ये तो एक जेन्युइन डिमांड है और होनी भी चाहिए, और मेरा ख्याल है ये वाली डिमांड रहेगी जब तक कि ये जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो सही ना हो, जब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपनी जो पूरी जिम्मेदारी है आइन के तहत वो पूरी ना करे। तो ये डिमांड्स तो हर तरफ से आ रही हैं और ये डिमांड मेरा ख्याल है जायज होती हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम ही पॉलिटिकल है, उनका काम ही है इलेक्शन को ठीक करना। तो उनको अगर कोई तनकीद का निशाना बनाता है तो वो उसको उस तनकीद के निशाने को जवाब दें, उसके अपने किरदार को ठीक करके, अपनी परफॉर्मेंस को ठीक करके, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको ठीक करके। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये कोई नई बात नहीं है, ये आप हिस्ट्री देख लें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, तो वो किसी ना किसी वक्त जाके हर एक को उनके साथ ऑब्जेक्शन होती है और उसको आपको ऑब्जेक्टिवली देखना पड़ता है कि किसकी ऑब्जेक्शन दुरुस्त है, किसकी नहीं है, गलत है। बहुत शुक्रिया अली जफर साहब। नाज़रीन, वक्त हुआ है एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। जैसे मैंने ब्रेक पर जाने से पहले कहा था कि हुकूमत जो है वो IMF के साथ ताल्लुकात की बहाली और उसके साथ साथ जो कर्ज़ा मंजूर हुआ है उसके इजरा के लिए ऐसे इक़दामात की जानिब बढ़ रही है जिसके नतीजे में पाकिस्तान जो है उसकी जो माली मफादात हैं उसका शायद इतना हौसला अफजा नतीजा जो है वो ना निकल सके। IMF की शराइत अपनी जगह पर हैं और उनमें से एक शर्त जो थी वो स्टेट बैंक को खुद मुख्तार अदारा बनाने के हवाले से थी और जाहिर है कि इस हवाले से हुकूमत ने फ़ैसला किया है और इसको जोड़ा गया है कि इसके नतीजे में इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी, महंगाई पर काबू पाया जा सकेगा और इसका जो है ग्रोथ से कोई ताल्लुक जो है वो नहीं होगा। अब ये एक बहुत अहम इशू है और ज़ाहिर है ये तकाज़ा करता है कि इसके ऊपर बात की जाए। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान आज कह रहे थे कि जो बड़ी सनतें हैं वो उतना टैक्स अदा नहीं कर रही हैं जो उनका हिस्सा बनता है और ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम जो है FBR बड़े अरसे से कोशिश कर रहा है और लेकिन नहीं हो पा रहा है, लेकिन अब जून की वो बात कर रहे हैं कि हो जाएगा। इसी तरीके से जो ख़बर आ रही है वो ये है कि जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चर सेक्टर है उसमें एक बड़ी बढ़ोतरी आई है और वो तकरीबन 8% तक गुज़श्ता 7 माह की एवरेज निकाली जाए तो लगभग 8.8% तक जो है वो उसने ग्रो किया है। इसी तरह डॉलर की कीमत में भी कोई 7 रुपये की कदर में जो इजाफ़ा हुआ है डॉलर के मुकाबले में वो भी बेहतरी हुई है और डॉलर की कीमत जो है कोई 7% गिरी है। ये वो तमाम मामलात हैं जिन पर करेंगे बात। मेरे आज के मेहमान माहिर इक़्तिसादियात हैं, पाकिस्तान की मईशत पर गहरी नज़र रखते हैं, डॉक्टर इशफाक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि जो हुकूमत का जो फ़ैसला है स्टेट बैंक को ख़ुद मुख्तार मुकम्मल तौर पर बनाया जाएगा, ज़ाहिर है IMF की शराइत में से एक शर्त ये भी है और इस वक्त हुकूमत जो है बड़ी डेस्परेट है कि किसी तरीके से IMF के साथ मामला जो हैं वो बेहतरी की तरफ चले जाएं। बहाली की बात तो मुशीर ख़जाना हफीज़ शेख साहब कर रहे हैं, लेकिन ये जो स्टेट बैंक की ख़ुद मुख्तारी अब इसको जोड़ दिया गया है इन्फ्लेशन के साथ
और जाहिर है ग्रोथ उसमें से फिर निकल जाती है। तो आप पहले तो इस फैसले को कैसे देखते हैं? ये फैसला ऐसे ही है कि कोई मुझे ये बताए कि जी IMF ने हमें कहा है कि आप पाकिस्तान का इल्हाक भारत के साथ कर दें। चूंकि IMF मुझे कह रहा है ये करने के लिए और हमारे किस्त जो है वो फंसे हुए हैं, तो हम ये एग्री करते हैं कि पाकिस्तान का इल्हाक हम भारत के साथ कर देते हैं। क्या कोई पाकिस्तानी इसको एक्सेप्ट करेगा? ये बिल्कुल स्टेट बैंक की जो इंडिपेंडेंसी ऑटोनॉमी है, बिल्कुल ये इसी तरह की है। हम इस ऑटोनॉमी के जरिए से इस मुल्क में हम स्टेट बैंक के गवर्नर को फाइनेंशियल वाइसराय बना रहे हैं। इस अमेंडमेंट के जरिए से हम पाकिस्तान में स्टेट बैंक का एक ऐसा इंस्टीट्यूशन हम बना रहे हैं जो पाकिस्तान के आइन और कानून से बिल्कुल बालातर होगा। ये मुल्क का पार्लियामेंट पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को हटा सकता है, लेकिन पाकिस्तान का कोई इदारा इंक्लूडिंग पार्लियामेंट वो गवर्नर स्टेट बैंक को नहीं हटा सकता। ये किस किस्म के जो है हम ऑटोनॉमी दे रहे हैं? यहां तक कि इस मुल्क के जो इदारे हैं जिसमें नैब है और FIA जिसका नाम लेकर कहा गया है, वो मुल्क के सदर और वजीर आजम को तो बुला तलब कर सकता है, लेकिन वो गवर्नर स्टेट बैंक और उनके नायब गवर्नर और उनके जो स्टाफ हैं सीनियर एग्जीक्यूटिव उनको भी नहीं बुला सकता। तो ये हर चीज से वो आजाद है इस अमेंडमेंट के तहत में। ये बहुत ही खतरनाक चीज है। ये ऐसा ही है कि आप पाकिस्तान की मौशी जो आजादी है अपने हाथ से उठाते किसी को नहीं। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि जाहिर है IMF के साथ जब बातचीत हो रही थी और जब शराइत तय हो रही थी, तो क्या ये नहीं सोचा गया था कि इस शर्त को मानने के नताइज जो हैं वो क्या निकलेंगे? और फिर ये बात जो कही जा रही है कि इससे महंगाई को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी, आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल में ले आएंगे, ये क्या जवाब है? देखें, महंगाई को तो छोड़ दो, बहुत माइनर से चीज़ है मेरे नज़दीक, उसमें ना भी बात करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जो अमेंडमेंट है ये वॉशिंगटन से IMF के दफ्तर में ये बना है और ये स्टेट बैंक को भेजा गया है। स्टेट बैंक ने वो डॉक्यूमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के हवाले किया कि जी अब आप इसकी आइन में तब्दीली कर दें हमारे लिए। ये चीजें बहुत जमाने से चली आ रही हैं, ये मेरे जमाने से भी आती थी जब मैं वजारत खजाने में था। ये उसके बाद से ये जब भी IMF का प्रोग्राम होता है उसमें ये एक कंडीशन होती है स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी। इससे पहले माजी में यही मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन सबको साइड लाइन करती रही है। तो अब आप कहेंगे कि इस वक्त क्या हो गया है? इस वक्त इसलिए हुआ है, इसकी टाइमिंग पे जरा गौर करें कि सेनेट के इलेक्शन के बाद हफीज शेख साहब का फ्यूचर जो है अनसर्टन है। उनकी कोशिश यह है कि माजी में तमाम फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो इन चीजों को टालते रहे, लिहाजा हफीज शेख का फ्यूचर अनसर्टन है। इसके अगर हटने से पहले, जाने से पहले यह काम करा लो इससे। दूसरी चीज, ये ऐसे टाइम पे कैबिनेट में लाई गई है कि जब वजीर आजम समेत पूरी काबीना ये सेनेट के इलेक्शन में लगी हुई थी। 3 मार्च को सेनेट का इलेक्शन हुआ और उसके बाद डिप्टी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन 12 मार्च को होना था। तो ये 9 मार्च को ये कैबिनेट में लाई गई ये चीजें। आप समझ सकते हैं कि उस वक्त वजीर आजम और कैबिनेट के लोग कोई इस स्टेट ऑफ माइंड में थे ये इसको पढ़ें, डिस्कस करें। और नहीं डॉक्टर साहब, पहले जरा इस चीज़ की भी वजाहत कीजिए कि क्या IMF जो है वो स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के अंदर इंटरेस्टेड क्यों है, जबकि अब तो उनका अपना बंदा आकर बैठा हुआ है? भाई तो अपना ही बंदा ये काम करेगा ना, कोई दूसरा बंदा हम जैसे लोग होंगे तो हम तो ये काम नहीं कर सकते हैं। ये काम तो अपने बंदे ही से कराते हैं लोग। जब भी तो स्ट्रेटेजिक प्लेसमेंट होती है लोगों की हुकूमत में,
ये ऐसे टाइम पे सिर्फ 5, आप सोचें कि रात के वक्त समरी दी गई है कैबिनेट के लोगों को, कौन पढ़ेगा उस वक्त रात में, और सुबह में सिर्फ 5 से 7 मिनट इस पे मेरी इत्तला के मुताबिक डिस्कशन हुई है बस। काबीना ने इसकी अप्रूवल दे दी, अब ये जाएगा पार्लियामेंट में, जहां पर वहां पर जो भी उसका प्रोसेस है पार्लियामेंट्री प्रोसेस से गुजरेगा। ये एक हम जुल्म कर रहे हैं इस मुल्क के साथ में, हम इस मुल्क के हाथ और पैर सब बांध दे रहे हैं। देखें, एज ए इकोनॉमिस्ट मैं बिल्कुल इसके हक में हूं कि हमारा सेंट्रल बैंक एक ऑटोनमस सेंट्रल बैंक होना चाहिए, और उसकी वजह यह है कि हम जैसे तरक्की पजीर मुल्क में हम चाहते हैं कि हमारा सेंट्रल बैंक सियासी असर और रसूख से ये आज़ाद रहे, इस पे किसी किस्म का कोई सियासी असर और रसूख ना हो कि इसको इस्तेमाल किया जाए सेंट्रल बैंक को अपने आगे इलेक्शन जीतने के लिए। हम इसके बिल्कुल हक में हैं, लेकिन हम इसके हक में नहीं हैं कि इसको मादर पिदर आज़ाद कर दी जाए, इसको कोई पूछने वाला ना हो। कल ये नहीं डॉक्टर साहब, बात ये है, आप जो बात कर रहे हैं कि देखिए यही चीज़ क्या आप नहीं समझते कि IMF भी सोचता है कि स्टेट बैंक का इस्तेमाल जो है वो सियासी भी होता है, हुकूमत की जानिब से जायज़ और नाजायज़ मामलात के अंदर कर्ज़े लेने के हवाले से भी होता है, जिससे मईशत के ऊपर बुरा असर पड़ता है। तो ये जो है ये इसको एक खुद मुख्तार इदारा इस तरीके से बनाया जाए कि हुकूमत का यहाँ से कर्ज़ा लेने और बाकी दीगर जो लवाजमात हैं उनके ऊपर बंदिश लग सके। ये तो मैं खुद कह रहा हूं, मैं भी खुद चाहूंगा, ये मैं खुद भी यही चाहूंगा। तो फिर आप खिलाफ क्यों हैं जब ये खुद मुख्तारी दी जा रही है? मैं खिलाफ इसलिए हूं कि भाई जब किसी को आप इतने पावर दे रहे हैं तो उसकी अकाउंटेबिलिटी भी तो होनी चाहिए। आप पावर दे रहे हैं तो नो अकाउंटेबिलिटी। कल को स्टेट बैंक का गवर्नर ये समझता है कि ये इंटरेस्ट रेट जो है ये 40% पे लेके जाना चाहिए मुझे, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकेगी उसे। अगर स्टेट बैंक का गवर्नर ये समझता है कि हमारे रुपये जो है ये इसको 400 रुपए $1 के बराबर होना चाहिए, उसको कोई रोक नहीं सकेगा। हर कहीं पर कोई पूछ ही नहीं सकता गवर्नर को। इन सब चीज से मुझे इख्तिलाफ है, मुझे उसकी ऑटोनॉमी से इख्तिलाफ नहीं है। अगर ऑटोनॉमी की बात है, मैं आपको सजेशन दे सकता हूं कि क्या करना चाहिए इसके लिए। गवर्नर के जो इस वक्त टेन्योर है 3 साल का है, आप इसको 5 साल कर दें, ठीक है? 5 साल के टेन्योर करें, एक टर्म 1 गो में गवर्नर 5 साल गवर्नर सेंट्रल बैंक रहेगा, सिर्फ एक टर्म। दूसरी चीज यह है कि इसमें वजारत खजाना को आप चाहते हैं कि इसकी भी इंटरफेरेंस ना हो, तो आप जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, जो बोर्ड में होते हैं सेंट्रल बैंक के, आप उसको वहां से हटा दें कि कोई वजारत खजाना का इस पर नहीं होगा, ठीक है? लेकिन हम जैसे तरक्की पजीर मुल्क के लिए देखिए, हम वी आर कैरिंग ए लार्जर अमाउंट ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल। गुर्बत भी है, बेरोजगारी भी है, उसके लिए हमारी कंपल्शन है कि वी मस्ट ग्रो एट ए फास्टर पेस। हमें 7-8% से ग्रो करना चाहिए हमारी इकोनॉमी को। नहीं तो आप ये समझते हैं डॉक्टर साहब कि ये स्टेट बैंक को खुद मुख्तारी देने से जो ग्रोथ का अमल है ये मुतासिर होगा? उनका जो प्राइमरी पर्पस जो है, टारगेट जो है, वो इन्फ्लेशन टारगेटिंग है। अब आपको मैं वो इन्फ्लेशन वाली बात बता रहा हूं। इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो है ये सिर्फ स्टेट बैंक इन्फ्लेशन को टारगेट करेगा, वो उसका जिम्मेदार होगा। बाकी ग्रोथ वगैरह जो है ये सेकेंडरी चीजें हैं। मेरा दिल चाहेगा तो मैं आपको सपोर्ट करूंगा, वरना नहीं करूंगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं है। मेरी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन्फ्लेशन टारगेटिंग, और मैं प्राइस स्टेबिलिटी पे काम करूंगा। आप देखें इस मुल्क में इन्फ्लेशन कहां से आता है और किस चीज को आप टारगेट करेंगे? क्या आप मौसम को प्रेडिक्ट कर सकते हैं? क्या आप माफियाज को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो किस तरीके से बिहेव करेगा? इस मुल्क में इन्फ्लेशन हमेशा सप्लाई साइड से आया है। क्रॉप फेल हो गया, गंदम की पैदावार कम हो गई, टमाटर शॉर्ट हो गया, ऑनियन शॉर्ट हो गया, प्याज शॉर्ट, दाल शॉर्ट,
सप्लाई बॉटलनेक्स हो गई है, प्राइसेस बढ़ गई हैं इनके, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन होता है। दूसरी चीज यह है कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, तो जब वो तेल की कीमत बढ़ेगी, पाकिस्तान में हम आएंगे जब तेल, तो महंगा बिकेगा। जब महंगा बिकेगा, तेल से रिलेटेड हर चीज महंगी हो जाएगी। नहीं डॉक्टर साहब, देखिए गुजारिश ये है, नहीं डॉक्टर साहब गुजारिश ये है, अगर पाकिस्तान के अंदर अफरात ज़र को यानी इन्फ्लेशन को आपने कंट्रोल करना है, तो आपने जैसे जिक्र किया बिजली की कीमत बढ़ा दें, गैस की कीमत बढ़ा दें, पेट्रोलियम की कीमत बढ़ा दें। इसी तरीके से जो आपका इंटरनल मामला है कि डॉलर की कीमत बढ़ जाए, तो आप 70% अशियाए खुर्दो नोश जो हैं इंपोर्ट करते हैं, दालें आप इंपोर्ट करते हैं, उनके ऊपर एक इम्पेक्ट आएगा। फिर पेरिशेबल और नॉन पेरिशेबल आइटम्स हैं कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी कहाँ हो सकती है और ज़ख़ीरा अंदोज़ी कहाँ नहीं हो सकती है। तो ये पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है। इस ज़रा मैं आगे एक और बात भी आपसे इस पे करना चाहूँगा, लेकिन जो हमारी इन्फ्लेशन है उसका ताल्लुक हमारे अंदरूनी हालात और बैरूनी असरात से है। तो ये कोई उस तरह की बैनुल अक़वामी सूरत हाल तो नहीं है जहाँ पे हर चीज़ जो है आपने उधार लेनी है, तो स्टेट बैंक जो है वो थोड़ा इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। भाई जब आपको समझ में आ रही है ये बात, तो क्या स्टेट बैंक के लोगों को नहीं समझ में आ रही है? वो तो माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं ना, पढ़े लिखे से मुराद है कि वो इकोनॉमिक्स के बड़े माहिर लोग वहाँ बैठे हुए हैं, उन्हें नहीं समझ में आती है कि भाई हम जिस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए जा रहे हैं, इन्फ्लेशन टारगेटिंग, हमने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, तो वो इन्फ्लेशन को आप कैसे कंट्रोल करेंगे? ये आलू प्याज टमाटर की कीमत बढ़ने से इन्फ्लेशन होता है इस मुल्क में। इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमत बढ़ जाए, उससे इन्फ्लेशन होता है। गवर्नमेंट खुद कीमतें बढ़ा देती है बिजली की, गैस की। तो इसमें स्टेट बैंक का गवर्नर क्या करेगा? क्या वो हुकूमत वक्त के हाथ रोक लेगा कि आप गैस की कीमत ना बढ़ाएं, आप बिजली की कीमत हम आपको बढ़ाने नहीं देंगे? वो कैसे इसको कंट्रोल करेगा? या टमाटर की कीमत बढ़ गई है तो वो क्या कहेगा कि मैं इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रहा हूं ताकि टमाटर की कीमत कम हो जाए? अच्छा डॉक्टर साहब, इधर मैं आपसे एक और सवाल भी करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये मामला ऐसा है कि ये आज हम एक ज़रई मुल्क होते हुए आज हम गंदम भी इंपोर्ट करने जा रहे हैं, आज हम चीनी भी इंपोर्ट करने जा रहे हैं, और आज हम कपास भी इंपोर्ट करने जा रहे हैं। ये क्या हो रहा है? बड़ा अच्छा सवाल है आपका। हम बहुत आपके प्रोग्राम से भी और तकरीबन बहुत सारे चैनल हैं, हर के प्रोग्राम में ये मैं कहता रहा हूं कि ये कौन देखेगा कि आज से चंद साल पहले हम 13-14 मिलियन बेल्स कॉटन प्रोड्यूस करते थे, आज हम 6 मिलियन पे आ गए हैं। हम पहले 1 से 1.5 मिलियन बेल इंपोर्ट करते थे, अब हम 7-8 मिलियन बेल्स इंपोर्ट कर रहे हैं, जिसपे हम डॉलर दे रहे हैं। तो ये किसकी जिम्मेदारी है पता करना। मैंने किसी से पूछा, मिनिस्ट्री में किसी से पूछा कि ये किसकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि सर ये बात हम प्राइम मिनिस्टर को पहुंचाते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर खुसरो बख्तियार की तरफ देखते हैं, उसके बाद चुप हो जाते हैं। तो बात यह है कि ये काम किसका है? हुकूमत वक्त का है कि जी बैठो सर जोड़ के, व्हाट हैज गॉन रॉन्ग। कोई मैंने आज तक नहीं देखा कि प्राइम मिनिस्टर ने एक भी मीटिंग की हो इसके व्हाट वेंट रॉन्ग विद द कॉटन क्रॉप। उनको पता है, प्राइम मिनिस्टर को पता है व्हाट वेंट रॉन्ग, लेकिन वो एक्शन नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि उनके पर जलते हैं उसके। दूसरी चीज यह है, आज से 2010 में हमारा पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ व्हीट 145 केजी था, 145 केजी पर पर्सन था हमारा 10 साल पहले। आज वो गिर के 120 केजी पे आ गया है, यानी कि दिस इज बिकमिंग अ फूड सिक्योरिटी इशू। हमारा पैदावार नहीं बढ़ रहा है, आबादी बढ़ रही है। नहीं तो डॉक्टर साहब, वो तो प्राइम मिनिस्टर को भी एहसास है, वो कह रहे हैं कि हमें फूड सिक्योरिटी का मसला दरपेश है, लेकिन अब इसका हल क्या है? इंपोर्ट करें। हल निकालेगा कौन? कि गंदम के पैदावार को बढ़ाना है? क्या ये डॉक्टर इशफाक जाके बताएगा कि गंदम की पैदावार को बढ़ाते कैसे हैं? भाई आप एक्सपर्ट जो है, प्राइम मिनिस्टर उसको बुलाए,
उनको बुला के पूछे कि आप बताएं कि आप इस मुल्क में गंदम की पैदावार बढ़ क्यों नहीं रही है, ये 24-25 मिलियन टन से आगे बढ़ती नहीं है, आखिर वजह क्या है? आप बताएं, सजेशन दें। आप इस मुल्क के बड़े बड़े ज़राअत के एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। तो ये काम किसका है? या वजीर एग्रीकल्चर पैदावार करेगा या वजीर आजम करेंगे? अगर दोनों ही चुप बैठे रहे तो क्या डॉक्टर अशफाक जाके बताएगा पकड़ पकड़ के दीवार को प्राइम मिनिस्टर के गेट के कि सर ये काम करो तो ताकि गंदम की कीमत पैदावार बढ़े? दिस इज द जॉब ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है। ये काम प्राइम मिनिस्टर को करना है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि एक और इशू की तरफ आज प्राइम मिनिस्टर ने काबीना से जो बात की, उसके अंदर उन्होंने कहा कि ये जो बड़े इदारे हैं, चाहे टबैको वाले हैं, चाहे दूसरे चीनी वाले हैं, ये टैक्स सही नहीं देते हैं, ये कार्टल्स हैं, और ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम जो है इसकी बात की जा रही है और गुज़श्ता 1.5-2 से की जा रही है कि FBI ला रहा है, लेकिन ये माफियाज़ इतने मजबूत हैं कि नहीं आने देते। अब वो फिर कह रहे हैं कि जी मुझे बताओ, अब वो कह रहे हैं कि जून तक ये ले आया जाएगा, लेकिन ये सारे लोग तो काबीना में बैठे हुए हैं। डॉक्टर साहब, ये किस तरीके से ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम जो है वो आन पाएगा और सिगरेट और चीनी और सीमेंट और बाकी जगहों के ऊपर इसका ताकुब किया जा सकेगा फिर इनका? देखिए, मेरा अपना ख्याल ये है कि एक तो ये उन्होंने सिंध हाई कोर्ट का कहा कि वहाँ पर उन्होंने स्टे ऑर्डर ले लिया है, ठीक है। आप उन्होंने अपने कुछ जो वकील हजरात टाइप हैं उनको कहा, मशवरा भी दिया, कहा भी है कि आप जाके बात करें, अटॉर्नी जनरल से बात करें कि ये स्टे ऑर्डर का मकसद क्या है। लेकिन जहाँ तक मेरी इत्तला है कि ये जो जिनको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है वो वहाँ पर डिस्प्यूट है कुछ, क्योंकि 2 लोग थे बड़े जो इसमें compete कर रहे थे। तो एक की शिकायत है कि वो मेरी बात हमारी सुनी नहीं गई है और दूसरों को उसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है। तो वो दोनों एक जो है ये मसाइल उनके दरमियान में है। और ये इशू काफी दिनों से चल रहा था कि जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, दूसरी पार्टी है, वो कहते हैं कि हम ज्यादा इसमें बेहतर काम करते हैं, हमारी प्राइस कम है, सब लाइक दैट। तो ये इशू को भी प्राइम मिनिस्टर को तो उनको देखना चाहिए। जहां तक हाई कोर्ट में स्टे का ताल्लुक है उसको आप बिल्कुल खत्म कराएं वहां से, और इसकी हियरिंग होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये इशू सिंध के हाई कोर्ट के इसके ऑर्डर नहीं है, इसमें टेक्निकल इश्यूज हैं कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से, उसको भी देख लिया जाए तो बेहतर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इशफाक साहब। नाज़रीन, मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।